नमस्कार दोस्तों, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आरएस जंक्शन पर हम सभी आरपीएससी के 14 मई को होने वाले ईओआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी के पार्ट बी में हम जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसकी कक्षाएं यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। तो आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इन वीडियोस को इसी तरह पसंद करते रहें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। इन कक्षाओं की पीडीएफ आप में से अधिकतर लोगों को चाहिए होगी, तो वो हमने अवेलेबल करा रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर। तो वहां जाकर के आपको ये सारे वीडियोस ऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल होंगे, माइंड मैप्स भी मिलेंगे और इसके साथ साथ जो नोट्स हैं और भी इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो हम उसी कोर्स में कवर करा रहे हैं। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आरएस जंक्शन ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो एप्पल यूज करने वाले स्टूडेंट्स हैं आईफोन, वो सभी online.rsjunction.com जो लिंक मैंने दिया हुआ है वहां से भी इस कोर्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आज की कक्षा में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अध्याय 5 नगर पालिका वित्त और नगर पालिका निधि। इसमें टोटल मिलाकर के और आपके 14 धाराएं हैं और हमने पिछली कक्षा में 7 धाराओं के बारे में चर्चा कर ली थी, धारा 76 से 82 तक। अभी एक मेरे पास ट्रिक है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जिससे आपको एक हेल्प मिल जाएगी अपनी तैयारी में कि कैसे हम इस अध्याय 5 को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3 पोर्शन में इस अध्याय को बांटना चाहता हूं। धारा 76 से लेकर के धारा 78 को मैं एक कैटेगरी में रखूंगा। ठीक है, इसके बाद में जो धारा 79 है वहां से लेकर के और धारा 86 इसको हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे और फिर हमारी तीसरी कैटेगरी होगी धारा 87 से और 89 तक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज मैंने क्यों डिवाइड की है, ताकि आपको सेग्रीगेशन हो जाए कि इनमें कॉमन चीजें हैं। अब हम जब धारा 76 से 78 की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि धन का आगमन कैसे होगा, जो भी हम प्रबंध होगा धन का वो कहां से होगा। तो नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि नाम से टॉपिक है। तो ये जो नगरपालिका के लिए वित्त की व्यवस्था जो है वो आपके इन 3 धाराओं में है, 76, 77, 78 में। आप देख भी सकते हो, वित्त आयोग सिफारिश करेगा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन किया जाएगा राज्य के द्वारा। ठीक है, और राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी। ये 3 माध्यम है जहां से आपको वित्त की व्यवस्था हो सकती है। इसके बाद में अगर हम बात करें 79 से 86 की, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम 79 से 86 में मान सकते हैं कि वित्त का प्रबंध कैसे होगा, ठीक है, और व्यय कैसे होगा। तो एक तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे और खर्च कैसे करेंगे। तो यहां पर तो आय मतलब कि वित्त की व्यवस्था कहां से होगी और यहां पर उसका मैनेजमेंट और व्यय की बात की गई है। और 87 से 89 में बात की गई है बजट की, कि जो है आपके जो भी वित्त है उसके लिए हर साल बजट तैयार किया जाएगा और कैसे उसको जो है उसका एस्टिमेट में क्या क्या मदें होगी, कौन कौन से शीर्ष होंगे, कब उसको किया जाना है, उसके बारे में बात यहां पर होगी। ठीक है, तो यहां पर 3 चीजों में आपको ध्यान रखना है। आपका नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि का टॉपिक पूरा इन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। तो चलिए इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि 79 से 86 में आप देखते हैं नगरपालिका निधि, ठीक है, नगरपालिका निधि से खर्च कैसे किए जा सकते हैं, उन सारी बातों पर चर्चा की गई है। हमने अपनी पिछली कक्षा में जहां तक पढ़ लिया था वो था आपका 79 में नगरपालिका निधि, 80 में नगरपालिका निधि का उपयोग, 81 में बजट अनुदान में शामिल होने पर ही खर्च करने की बात की गई है और कुछ ऐसी मदें जिनको छूट दी गई है उन पर बात की गई थी। और 82 में हमने देखा था कि कुछ ऐसे विशिष्ट काम हो सकते हैं जिनके लिए जो है अपेक्षित संक्रम है, जिनके लिए नगरपालिका निधि में से आप खर्च कर सकते हो राज्य सरकार के आदेश पे और बाद में राज्य सरकार उसमें पैसे जमा करवा देगी। ठीक है, ये हमने 82 में पढ़ा था। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 83 से। तो चलिए 83 से हम देख लेते हैं हमारे लिए क्या क्या बिंदु हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट धाराएं हैं और क्या क्या इनमें समाहित किया गया है। ठीक है, तो 82 तक हमने बात कर ली, 83 से 89 तक आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो बात करते हैं धारा 83 की, नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर व्यय उपगत करने की शक्ति। इसका मतलब है, इंग्लिश में पढ़ लीजिए, पावर टू इनकर एक्सपेंडिचर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी। तो अधिनियम जो है उसके अंतर्गत कोई भी नगर पालिका अपने सीमा क्षेत्र के बाहर भी पैसा खर्च कर सकती है। कब कर सकती है और किस उद्देश्य के लिए कर सकती है वो हमको इसमें समझना है। तो देखिए, हमेशा जब कभी नगर पालिका के क्षेत्र के बाहर पैसा खर्च करने की बात आए तो ये काम होगा
राज्य सरकार की स्वीकृति से। बिना राज्य सरकार से परमिशन लिए नगर पालिका को कोई अधिकार नहीं है कि वो पैसा अपनी सीमा से बाहर, नगर पालिका किसी एक क्षेत्र में है, उसके बाहर कोई उसको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी राज्य सरकार से। परमिशन लेने के बाद में नगर पालिका क्षेत्र की जो सीमाएं हैं उनके बाहर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए पैसा खर्च किया जा सकता है, वो है भौतिक संपत्ति का सृजन। ठीक है, तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट बिंदु आपको ध्यान रखना है वो है कि इस तरह से नगर पालिका के क्षेत्र के बाहर अगर नगर पालिका पैसा खर्च करना चाहती है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वो भौतिक संपत्ति का सृजन करना चाहती है या उसका मेंटेनेंस करना चाहती है। अब मान लीजिए कि नगर पालिका के पास अतिरिक्त धन है और वो उससे कुछ निवेश करके और आय अर्जित करना चाहती है, तो ऐसे में वो क्या कर सकती है, प्रॉफिट वाली जो भी जगह है जहां उसको लगता है कि वहां से उसको अच्छा रिटर्न मिल सकता है, वहां पर भौतिक संपत्ति खरीद सकती है, निर्मित कर सकती है और उसका रखरखाव भी कर सकती है। इसके लिए वो अधिकृत की गई है। ठीक है, तो नगर पालिकाओं की सीमाओं के बाहर खर्च करने का जो अधिकार है वो केवल मात्र भौतिक संपत्ति के सृजन के लिए और उसके रखरखाव के लिए है, और दूसरा ये काम हमेशा राज्य सरकार के अनुमोदन से ही किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपकी धारा 83। इसके बाद में आपकी धारा आती है 84, विशिष्ट प्रयोजन के लिए नगरपालिका निधि का अनन्य उपयोग, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ म्युनिसिपल फंड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। तो हमने देखा कि 79 में जो नगरपालिका निधि हमको दी गई है उसको अलग अलग शीर्षों के अंतर्गत हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसका फिर मेंटेनेंस पे हमको लेखा जोखा रखना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ विशेष काम के लिए राज्य सरकार आदेश दे सकती है नगर पालिका को। ठीक है, तो पहली बात तो किसी भी विशेष काम के लिए नगर पालिका के जो निधि का जो हिस्सा है, कोई एक भाग जो है, कोई फंड जो है, उसको अगर हमें एक्सक्लूसिवली यूज करना है तो वो काम होगा राज्य सरकार के आदेश पर। ठीक है, तो पहला बिंदु तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक्सक्लूसिवली अगर कोई भी पैसा रखना है किसी विशेष काम के लिए कि उसी काम में उस पैसे को खर्च किया जाएगा, तो वो कब होगा, राज्य सरकार के आदेश पर। तो राज्य सरकार के आदेश पर नगर पालिका द्वारा नगर पालिका निधि के किसी विशिष्ट भाग या हिस्से को विशेष, ये गलत है, कार्य, ठीक है, विशेष कार्य के लिए क्या किया जा सकता है, चिन्हित किया जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अब ग्रीनरी बढ़ाने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में हरी भरा पर्यावरण हो, उसके लिए मान लीजिए कोई राज्य सरकार ने आदेश दे दिया कि आपको अपने फंड का इतना प्रतिशत या एक हिस्सा, इतना करोड़ रुपए जो है उसी काम के लिए रखना है और वो वहीं पर खर्च होगा। तो राज्य सरकार के ऐसे आदेश पर नगर पालिका उसका पालन करने के लिए बाध्य होगी, ये उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि वो डिनाई कर दे, नहीं, नगर पालिका को राज्य सरकार के आदेश के अनुसार वो हिस्सा रखना ही होगा। और इसका जो उपधारा 2 है वो ये कहती है कि ऐसे विशिष्ट प्रकार के जो कार्य हैं, उनके जो आदेश दिए जाते हैं, उनको लेकर के नियम भी बनाए जा सकेंगे कि कैसे ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो उपधारा 1 में जो आदेश देगी और फिर उसको किस तरह से उस पैसे को रखना है, कैसे उसको खर्च करना है, वो सारी प्रक्रिया के नियम भी राज्य सरकार को बनाने का अधिकार है। तो यह है धारा 84 जो बात करती है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए नगर पालिका निधि का एक हिस्सा रखा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है धारा 85 जो बात करती है लेखाओं के प्रचालन के बारे में। प्रचालन का मतलब होता है ऑपरेशन और लेखा मतलब अकाउंट्स। तो नगर पालिका निधि के जो अलग अलग हेड हैं और जो शीट्स दिए हुए हैं, जैसे कि स्वच्छता के लिए खर्च करना या फिर हो सकता है रोडों के निर्माण के लिए खर्च करना, जो भी अलग अलग हेड्स हैं उनमें कौन सी प्रक्रिया उपयोग की जाएगी, ठीक है, उसका प्रचालन कैसे होगा, क्या मेथड होगा, ठीक है, तो वो सारा का सारा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के माध्यम से होगा। तो नगर पालिका निधि से जो भी खर्च होंगे वो सभी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विविध होंगे। जो नियम दिए गए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार उनको काम करना होगा। ये बात धारा 85। अब देखने में तो ऐसा लगता है कि इस धारा में बहुत कुछ दिया है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भैया प्रोसीजर जो फॉलो करना है ना ऑपरेशंस के लिए, कार्य संचालन के लिए, लेखाओं में से जो भी खर्च करना है वो सारा नगर पालिका के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आती है आपकी अगली धारा, धारा 86। जैसा कि मैंने आपको बताया था धारा 79 से लेकर धारा 86 तक खर्च करने और मैनेजमेंट की बात है, तो वही चल रहा है अभी तक। ठीक है, हम देख रहे हैं ना कि क्या क्या हमने पढ़ा, जैसे कि अब हमने धारा 83 देखी, धारा 84 देखी, धारा 85 और धारा 86।
चारों धाराओं में हमने यही देखा कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करना है और पैसे को खर्च कैसे करना है। तो धारा 83 में हमने क्या देखा था कि किस तरह से आप अपनी सीमाओं से बाहर पैसा खर्च कर सकते हैं। धारा 84 में हमने क्या देखा, एक्सक्लूसिविटी, कि किसी एक विशेष काम के लिए पैसा खर्च करना है राज्य सरकार के आदेश पर। और धारा 85 में हमने देखा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट का मतलब जो पैसा जो भी हम खर्च कर रहे हैं उसका ऑपरेशंस कैसे होंगे, उसका तरीका क्या होगा, तो वो राज्य सरकार निर्धारित करेगी। और धारा 86 में हम बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी हमारे अकाउंट हेड में पैसा अतिरिक्त है तो ऐसी परिस्थिति में उस पैसे को उस हेड से किसी अन्य हेड में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर हमको लगता है कि उसको खर्च नहीं कर पाएंगे, हम जल्दी से उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो उसका उपयोग कहीं और जगह होना चाहिए, मतलब बेहतर उपयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है, किसी एक अकाउंटिंग हेड में जो पैसा है, जो अतिरिक्त पैसा है, मतलब उसमें काम में नहीं आने वाला, जल्दी से जल्दी हम उसको प्रयोग में नहीं ले पाएंगे, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे हेड में भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक हेड को एक्सक्लूसिवली अपवाद माना गया है, भाई उसको बाहर रखा गया, इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड है। वो कौन सा है, वाणिज्यिक परियोजना लेखा। तो कोई कॉमर्शियल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ जो अकाउंट है, ठीक है, जिसमें कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात होती है, उसमें कोई अधिशेष धन अगर जमा है, उसको आप सामान्य लेखा में जमा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। बाकी सभी लेखाओं में आप पैसे को एक लेखा से दूसरे लेखा में ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन एक विशेष प्रकार के वाणिज्यिक परियोजना लेखा से पैसे को जनरल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जनरल अकाउंट सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए होगा, और वाणिज्यिक अकाउंट जो है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट अकाउंट, वो कुछ विशेष प्रकार के जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट सरकार के चल रहे हैं, जैसे कि अब आपको पता है नगर पालिका बहुत से कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स लाती है अपने क्षेत्रों में। जैसे हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोचिंग सेंटर्स के लिए भी प्रोजेक्ट लाया गया है। उससे पहले राजस्थान जैसे जयपुर में कुछ चौपाटी जैसे स्थान ओपन किए गए, तो उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग का जो पैसा है उसको आप जनरल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। बाकी नॉर्मली अदर जितने भी अकाउंट्स हैं उनमें अगर कोई भी अतिरिक्त धन है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है ताकि पैसे का सदुपयोग हो। तो ये भी मैनेजमेंट में आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया, धारा 79 से लेकर 86 में पैसे के मैनेजमेंट और उसके खर्च के बारे में बात की गई है। इसके बाद हमारी 3 धाराएं बचती है नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि नामक हमारे अध्याय में, ठीक है। चलिए, इसी में कुछ और भी बच रहा है। तो पहला तो जमा जो अधिशेष धन है वाणिज्यिक परियोजना लेखा का, वो सामान्य लेखा में नहीं आ सकता। दूसरी धारा कहती है कि ऐसा अधिशेष धन जिसे इस तरीके से उपयोग में नहीं किया गया है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर नहीं किया गया है और आपके पास वो बचा हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसको आप निवेशित भी कर सकते हो, या तो कुछ सिक्योरिटीज में जो राज्य सरकार ने बता रखी है भाई इनमें आप जमा कर सकते हो, या फिर लघु बचत स्कीम्स होती है उनमें, या बैंक के अंदर ब्याज पर, ठीक है, जैसे टर्म डिपॉजिट कर दिया। तो अगर या तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए किसी भी अकाउंटिंग हेड में, वो नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उसको क्या करेंगे, अतिरिक्त पैसे को कहीं ना कहीं निवेश कर देंगे। और निवेश कहाँ किया जा सकता है, सरकारी प्रतिभूतियों में। सरकारी प्रतिभूतियां क्या होती है, सरकार को जब मार्केट से पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, कुछ प्रतिभूतियां जारी करती है, सिक्योरिटीज जारी करती है, और एक निश्चित समय के बाद में उनका पेमेंट्स किया जाता है सरकार के द्वारा। तो वो जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए की कोई प्रतिभूति जारी कर रही है, तो अब आप उसके लिए बोली लगाते हैं, आपको 95 रुपए में वो मिल गई, तो आपको पे 95 में करना पड़ेगा, लेकिन एक टर्म के बाद में आपको 100 रुपए उसमें मिलता है। ये प्रतिभूतियों का तरीका होता है, ठीक है। तो सरकार को पैसा लेना होता है, सरकार इस तरह से, तो वो एक तरह से 95 में आपने खरीदा, 100 में बेचा, तो वो ब्याज हो जाता है 5% जो भी है। इस प्रकार किए गए, इस प्रकार जो निवेश होगा सेकंड में, ठीक है, उस निवेश से होने वाला लाभ या हानि उसी खाते में प्रदर्शित किया जाएगा जिस खाते का वो पैसा था। तो जिस अकाउंटिंग हेड में अतिरिक्त धन था और वहां से आपने जब उसको निवेश किया, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, क्योंकि हो सकता है अगर आपने मान लीजिए ऐसे रिस्की फंड में डाल दिया पैसा कि वहां लॉस भी हो सकता है, तो वो पूरा का पूरा कहां दिखाया जाएगा, वो आपके उसी अकाउंटिंग हेड में दिखाया जाएगा जिसका वो पैसा है। तो ये मैनेजमेंट का एक तरीका यहां पर है। फिर आता है हमारा धारा 87 से। तो अब हम बात करेंगे बजट एस्टिमेट्स की, बजट प्राक्कलन की। बजट एस्टिमेट्स क्या होते हैं, तो हर बार नगर पालिका अगला वित्त वर्ष आने से पहले अगले वित्त वर्ष में होने वाले सभी प्रकार के आय और व्यय का ब्यौरा तैयार करती है, और जहां जहां वो अपना पैसा खर्च करना चाहती है उसमें उसको वितरित कर देती है, ठीक है। तो पहले से ये एस्टिमेट लगा लिया जाए, सरकार जैसे बजट जारी करती है उसी तरह से नगर पालिकाएं भी अपना बजट जारी करती है।
और ये बजट तैयार करने का तरीका क्या होगा, यही बात धारा 87 में बताई गई है। तो धारा 87 में लिखा है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा, हमेशा कौन करेगा एक काम, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उसी की जिम्मेदारी है। तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी के द्वारा आने वाले वित्त वर्ष के लिए हर साल 15 जनवरी से पहले बजट प्राक्कलन या बजट एस्टिमेट्स तैयार कर दिए जाएंगे। इसको प्राक्कलन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, इसमें बदलाव हो सकता है। क्योंकि प्राक्कलन हम अनुमान लगा रहे हैं कि भैया हम अगले साल कितना खर्च करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हमने कर दिया है खर्च, ठीक है। उसके आधार पर तो इकोनॉमिक रिव्यू तैयार होता है जो हमने खर्च किया उसके आधार पर, ठीक है। लेकिन जब हम आगे की भविष्य की बात करते हैं तो वो प्राक्कलन होता है, हमने एक आकलन लगाया है कि भैया इतना हम खर्च कर सकते हैं, इतना हमारे पास इनकम होगा। तो हर साल 15 जनवरी से पहले बजट प्राक्कलन और उसके साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट शेड्यूल। एस्टैब्लिशमेंट शेड्यूल किसको बोलेंगे, जो असेट्स उस समय नगर पालिका के पास होते हैं उनकी एक पूरी सूची, उसको बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट शेड्यूल। तो जो भी नगर पालिका के पास संपत्तियां हैं उनका पूरा विवरण, ये दोनों तैयार किए जाएंगे और इस बजट प्राक्कलन में नगर पालिका की वास्तविक आय और व्यय का विवरण भी होगा। तो पिछले साल के अनुमान के आधार पर जो भी आय और व्यय रही है वो यहां पर इसमें सम्मिलित किया जाएगा और इस बजट प्राक्कलन को वित्त समिति के द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नगर पालिका के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो मैंने आप सभी को बताया भी था वित्त समिति क्या होती है, जब हमने कार्यपालक समिति के बारे में पढ़ा था हमारे तीसरे अध्याय में, ठीक है। तो वार्ड समिति और जितनी भी हमारी अन्य समितियां उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक तो कार्यपालक समिति होती है, फिर वित्त समिति, स्वच्छता समिति, ठीक है, और अनुमोदन जो प्रोजेक्ट्स को लेकर अनुमोदन की समिति है, ये सारी हमने, अनुज्ञा समिति हो गई, ये सारी हमने देखी थी। तो उन्हीं में से एक वित्त समिति होती है जो फाइनेंशियल मैटर को देखती है। तो जब कभी बजट प्राक्कलन तैयार होगा और नगर पालिका के सामने प्रस्तुत होगा तो वह वित्त समिति के अनुमोदन के पश्चात, तो नगर पालिका अधिकारी उसको तैयार करेगा, फिर वित्त समिति को देगा, वित्त समिति उसको चेक करेगी और फिर नगर पालिका के सामने प्रस्तुत होगा। तो ये सारा जो तैयार करने का काम है ये 15 जनवरी से पहले पहले करना है, ऐसा हमारे इस धारा 87 के पहले उपधारा में दिया गया है। उपधारा 2 वो कहती है कि 2 मामलों के अधीन रहते हुए, मतलब उनमें जो दिया गया प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करना है, उसके साथ साथ वो 2 कौन कौन से, एक तो धारा 4। धारा 4 कहती है कि नगर पालिका बोर्ड क्या कर सकता है, किसी नगर पालिका को कुछ मामलों के लिए छूट दे सकता है, ठीक है। और धारा 79 की उपधारा 2 हमने देखा था ना, धारा 79 क्या है, नगर पालिका निधि। उसकी उपधारा 2 में हमने लिखा था कि नगर पालिका निधि का लेखा शीर्षों में विवरण तैयार करना, मतलब अलग अलग अकाउंटिंग हेड में उसको विवरण तैयार करना। इन दोनों के अधीन रहते हुए बजट प्राक्कलन में विभिन्न लेखा शीर्षों में आय और व्यय को अलग अलग दर्शाया जाएगा। तो जो बजट प्राक्कलन हम बना रहे हैं उसकी ये शर्त है कि वो एक तो इन दोनों के अधीन रहेगी, इन दोनों धाराओं के, ठीक है। और उसमें जब भी हम उसका निर्माण करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज को सेग्रीगेट करें अलग अलग कैटेगरीज में, कहां हम कितना पैसा हमारे पास किस सेक्टर में आ रहा है और कितना जा रहा है, हर एक हेड में उनको हम दर्शाएं, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जिनको अगर हमें उसमें सम्मिलित करना है तो वो काम राज्य सरकार से अनुमति लेने के बाद होगा। मतलब सामान्य शीर्षों के अंदर तो आप तैयार कर लेंगे अपना, भाई इतनी आय है, इतना व्यय है, सारा सब कुछ, लेकिन कुछ विशेष फील्ड है, अगर उनमें आप कुछ सम्मिलित करना चाहते हैं, उनमें खर्च करना चाहते हैं, मान लो कि आपकी इच्छा है कि आप नए पद भरना सृजन करना चाहते हैं या रिक्तियां भरना चाहते हैं, उनमें भी तो खर्च होता है पैसा। अगर आपको वैकेंसी निकालनी है और उसकी भर्ती पूरी करनी है तो भर्ती प्रक्रिया का भी एक खर्च होता है। तो वो काम आप तब करोगे जब आपको राज्य सरकार ने अनुमति दे दी हो। मान लीजिए आपको नगर पालिका के लिए नए वाहन खरीदने हैं, ठीक है, तो नए वाहन किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, कूड़ा उठाने के वाहन हो सकते हैं, सफाई के वाहन हो सकते हैं, सीवेज टैंक खाली करने वाले वाहन हो सकते हैं, अग्निशमन से जुड़े वाहन हो सकते हैं। ये सारे जो हैं ये आप तभी करोगे जब नगर पालिका कहे, राज्य सरकार अनुमति दे। स्थावर संपत्ति की खरीद, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, तो वो काम किसी प्राइवेट संस्था या व्यक्ति को अनुदान, सरकारी अनुदान दे सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट संस्था को अनुदान देना है तो वो भी राज्य सरकार के अनुमोदन से होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार ने बताया हो, ऐसा कोई अन्य मामला हो, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। इसके बाद में जो बजट प्राक्कलन हम तैयार करेंगे, इस बजट प्राक्कलन में नगर पालिका के टैक्स जितने भी हैं, उपकर, फीस और अधिभार, तो आप जानते हैं बजट में ये सब होता है क्योंकि आय का यही तो सोर्स है, तो ये सभी आय के सोर्स हैं। इन सब की क्या रेट्स होंगी
वो भी इसमें सम्मिलित होगा। भाई आप कोई भी टैक्स लगा रहे हैं अगर उस क्षेत्र में, जैसे कि मान लीजिए पथ कर लगा रहे हैं आप, या फिर अब पुष्कर नगर पालिका है, जब भी आप पुष्कर गए होंगे तो आप देखते हैं वहां पर जब आप एंट्री लेते हैं तो वहां पर आपको 20 रुपए का एक टोकन कटवाना पड़ता है, ठीक है। तो वो नगर पालिका निधि में जाता है, वहां की जो स्थानीय नगर पालिका है उसकी निधि में वो जाता है। इसके बाद अगले वर्ष के दौरान उधार के रूप में ली जाने वाली धनराशि, तो आपके बजट का कितना हिस्सा उधार के रूप में होगा, ठीक है, वो भी इसमें सम्मिलित होगा। ये सारा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद में उपधारा 5 क्या कहती है? उपधारा 5 आगे की कार्रवाई बताती है कि आपने 15 जनवरी तक तैयार कर लिया और वित्त समिति से अनुमोदन कराकर नगर पालिका को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। तो ये प्रस्तुत करने के बाद में अध्यक्ष क्या करेगा? नगर पालिका का 31 जनवरी से पहले कार्यपालक समिति द्वारा जो भी तारीख तय की गई है उस तारीख को बजट प्राक्कलन को नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा। तो यहां 15 जनवरी तक तैयार करके आपने दे दिया अध्यक्ष को, और अध्यक्ष क्या करेगा? पहले कार्यपालक समिति द्वारा जो भी तारीख बताई गई है कि इस तारीख को भैया बजट प्राक्कलन प्रस्तुत होना चाहिए, 31 जनवरी से पहले होनी चाहिए, उस तारीख को प्रस्तुत कर देगा और 15 फरवरी से पहले नगर पालिका उसको पारित कर देगी, ठीक है। तो 15 फरवरी से पहले उसको पारित करना पड़ेगा। बजट प्राक्कलन का जो निर्माण है उसमें जो भी तरीका है जो विहित किया गया है हमारे इस अधिनियम में उसका पालन होगा, उसके बाहर कुछ नहीं होगा। मतलब जो भी तरीका वो सेम टू सेम बार बार ये चीज आ रही है, ये इसलिए दिया जाता है ताकि कोई अपनी मनमर्जी ना करे। इसमें जो भी तरीका जो भी प्रोसीजर फॉलो करना है वो पहले से ऑलरेडी बने हुए नियमों के अंतर्गत, उसके अंतर्गत इसका पालन करना पड़ेगा। बजट प्राक्कलन के साथ और क्या होगा? इसके साथ होगी धारा 74 की उपधारा 1 में वर्णित संपत्ति में परिवर्तन की वार्षिक तालिका, ठीक है। ये क्या है? तो आपको मैंने बताया था हमारे अध्याय 4 में जो संपत्तियां होती है उनका एक विवरण तैयार किया जाता है, मानचित्र और उसकी तालिका, और उसमें जब भी नए साल में कोई परिवर्तन होता है तो उनकी एंट्री उसमें की जाती है, तो वो तालिका होगी। और दूसरा होगा धारा 150 की उपधारा 1 के अधीन तैयार विवरण। तो धारा 150 हम आगे पढ़ेंगे तब हम इस पर बात करेंगे। आपको केवल ये याद रखना है कि एक तो हमारी जो संपत्तियां हैं उनका जो भी परिवर्तन हुआ है संपत्ति में उसका विवरण धारा 74 में, और धारा 150 में जो विवरण तैयार किया गया वो दोनों ये इसके साथ जुड़ेंगे। तो बजट प्राक्कलन तैयार होगा, है ना, पहला। दूसरा, बजट प्राक्कलन के साथ में जितनी भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, उनकी लिस्ट स्थापन सूची तैयार होगी, और संलग्न होगी दो चीजें, धारा 74 में संपत्ति का विवरण और धारा 150 के अधीन तैयार विवरण, ये दोनों इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। ये हो गई धारा 87 के अंतर्गत हमारा प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट ऑफ म्युनिसिपैलिटी। इसके बाद में अब आपने तो 15 जनवरी तक सारा काम कर लिया, अपनी तरफ से सम्मिलित कर दिया, सब दे दिया। फिर क्या होगा? नगर पालिका के इस बजट प्राक्कलन को मंजूरी दी जाएगी। कौन देगा? पालिका खुद। तो पालिका बजट प्राक्कलन पर विचार करेगी और 15 फरवरी से पहले सभी परिवर्तनों के साथ में उसको स्वीकार करेगी। बिल्कुल वही हमने पीछे भी देखा है इस चीज को। इसकी एक कॉपी दी जाएगी निदेशक स्थानीय निकाय के माध्यम से राज्य सरकार को। तो जो भी निदेशक है स्थानीय निकाय का उसका, वो राज्य सरकार को इसकी कॉपी भेजेगा, और राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार को लगता है कि कोई परिवर्तन करना है तो वो बताएगी और वो बाध्यकारी होंगे, वो परिवर्तन मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से काम होगा, नहीं, राज्य सरकार के अधीन है बिल्कुल नगर पालिकाएं। तो जैसे क्योंकि राज्य सरकार राज्य स्तरीय संस्था है, ठीक है, और ये स्थानीय स्तरीय, तो ऑब्वियसली वो उसके अधीन हो जाती है और इसीलिए उसकी बातें उसको माननी पड़ेगी। तो 15 फरवरी से पहले ये मंजूर होगा, कॉपी राज्य सरकार को दी जाएगी, वो चेक करेगी, उसको लगता है कुछ परिवर्तन करना है तो वो बता सकती है, वो इनको मानने पड़ेंगे। इसके बाद धारा 89 आती है जो कहती है कि यार क्या बीच में भी हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं बजट अनुदान में? बिल्कुल। तो नगर पालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर अलग अलग और भी काम कर सकती है, जैसे कि किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम बढ़ा सकती है। तो मान लो स्वच्छता के लिए आपने 50 करोड़ दिया, आपको लगता है कम पड़ रहे हैं, 60 करोड़ कर सकते हो। किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट अनुदान दे सकती है। तो कोई एक अलग नया शीर्ष जो है उसके लिए आपको पैसा देना है, ठीक है, जैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए पहले आपने नहीं दिया, आप देना चाहते हो, तो उसके लिए आप पैसा दे सकते हो। बजट अनुदान की राशि या उसके किसी भाग को एक हेड से दूसरे में अंतरित कर सकते हैं। तो हमने अभी पहले भी देखा था धारा 86 के अंदर कि कैसे शीर्ष से दूसरे शीर्ष में अंतरण किया जा सकता है, और किसी शीर्ष के अधीन बजट अनुदान की रकम को घटा भी सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर बढ़ा सकते हो तो घटाने का भी अधिकार आपको होगा। उपरोक्त सभी कार्य केवल वित्त समिति की सिफारिश पर ही होंगे।
तो ये जो बजट अनुदान में परिवर्तन का काम है, तो पूछ लेगा कि बजट अनुदान में परिवर्तन का कार्य किसकी सिफारिश पर किया जा सकता है? कार्यपालक समिति, वित्त समिति, राज्य सरकार, इनमें से कोई नहीं। इस तरह से प्रश्न आ जाएगा तो आपको बताना चाहिए वित्त समिति के कहने पर ही ऐसा किया जा सकता है। तो ये हो गई दोस्तों आपकी टोटल धाराएं जिन पर आज हमने चर्चा की। अब आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, आरएस जंक्शन पे आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं ऐप पर। तो बहुत ही मिनिमम दामों पर अभी छूट भी चल रही है, आप जरूर एप्लीकेशन पे जाएं, उन कोर्सेज को देखें। प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको टोटल 70 पेपर्स अपलोड हो चुके हैं जैसा कि मैंने कमिट किया था, ठीक है, और उनमें से लगभग 40 पेपर्स के सॉल्यूशंस भी पूरे कंप्लीट हमने प्रोवाइड कर पाए, डिटेल सॉल्यूशन। बाकी के मैं तैयार अब करूंगा, ठीक है, क्योंकि पहले पेपर्स अपलोड हो गए हैं, तो अब पेपर आपको मिल गए हैं, तो अब धीरे धीरे आपको सॉल्यूशंस भी उनके अपलोड हो जाएंगे। दिसंबर माह में जो हमारा सेकंड ग्रेड के पेपर हुए थे उनके जैसे की आ जाती है आंसर की, तो उनके पेपर्स भी आपको उसमें अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में जो जनवरी 2023 में जो पेपर होंगे आरपीएससी के, उनको भी हम वहां पर सम्मिलित कर पाए। तो इससे क्या होगा कि आप लेटेस्ट जो हमारा ट्रेंड है आरपीएससी का, उससे थोड़ा सा आपको अनुभव रहेगा और आप अपनी तैयारी करते समय उस अनुभव का लाभ भी उठा पाएंगे। तो कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आपके लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।